तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हाइलो एल्केन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले हम लोगों ने क्या होता है कि कौन कौन से मेथड होते हैं उसको बनाने के लिए, हाइलो एल्केन को कौन कौन से मेथड से हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कई सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म और रिएक्शन को हर एक रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया है, एक टॉपिक वाइज एक पार्ट वाइज क्लासीफाई कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जाइए उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हाइलो एल्केन की। तो हाइलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया है, मैंने हाइलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को इसको कुछ पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर कैसा होता है इनका, फिर पढ़ेंगे उसका कि कलर कैसा होता है, ठीक है ना, कलर कैसा होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि ये इनकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, ये स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है। फिर हम लोग बात करेंगे क्या कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ठीक है ना। ये 4-5 टॉपिक हैं जिसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर क्या होता है इनका, नेचर कैसे होता है, कलर कैसा होता है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, और फिर स्टेबिलिटी कैसी होती है, और फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बेटा, किसका नेचर कैसा होता है, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसमें हाइलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन। तो हाइलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि इसका नेचर कैसा होता है, नेचर की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि नेचर कैसा होता है। करते हैं नेचर क्या होता है। नेचर की बात करें अगर हम लोग तो जनरली आपके पास जो C1 से C4 तक के मेंबर जो होते हैं हाइलो एल्केन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3X हो गया, C2H5X हो गया, है कि नहीं, C3H5X हो गया, या फिर C4H5X हो गया, है कि नहीं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं जनरली गैस के स्टेट में होते हैं। जनरली क्या होता है बेटा, ये गैस के स्टेट में पाए जाते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं C1 से C4 जो होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली गैस के स्टेट में होते हैं। C4 से लगभग C15-18 तक, कहीं कहीं बुक में 18 तक लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। इनके जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और उसके जो हायर मेंबर होते हैं, मतलब कह सकते हो कि C15 से या फिर C18 से ऊपर वाले, कहीं कहीं पर किसी बुक में 18 भी लिखा हुआ है, तो इसके जो ऊपर वाले मेंबर होते हैं ये क्या, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम लोग रीजन की बात करते हैं तो ये इनकी जो स्टेट होती है, इनकी जो स्टेट है कि लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है कि गैस के स्टेट में है, इनकी जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है किस पर, एक प्रकार की फोर्स पे, इनके भी कह सकते हो एक प्रकार की फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हम लोग जो कह सकते हैं इनकी जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डिपेंड करता है इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पर डिपेंड करता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ये डिपेंड करता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर हम लोग स्टेट को क्लासीफाई करेंगे कि इसका स्टेट लिक्विड होगा कि गैस होगा कि ठोस होगा, किसी भी हाइलो एल्केन की बात करें बेटा, अगर आपके पास कोई हाइलो एल्केन है उसका मुझे स्टेट डिफाइन करना है कि वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड स्टेट में होगा कि गैस की स्टेट में होगा, वो डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है। वो डिपेंड किस पर डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है। अगर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं भाई C1 से C4 वाले हैं, जैसे हम लोग बात की आपसे कि C1 से C4 है, तो C1 से C4 जो होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास कम ही तो होंगे भाई। C1 से मान लो मैंने आपसे कहा कि चलिए आप बात करिए CH3Cl ले लो, CH3Cl ले लिया। मैंने आपसे कहा कि CH3Br ले लिया आपने, ठीक। तो अगर हम लोग इसके निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम ही तो आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं। अब मैंने तुमसे कहा कि बताइए CH2, और फिर आपने कह लिया कि CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे आपने Br लगा दिया, तो अभी इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा कि सबके मॉलिक्यूल्स, सबके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा नहीं हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे
की स्टेट बदल जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेट होती है डिपेंड करती है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है। मॉलिक्यूलर मास किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास किसके अकॉर्डिंग होता है? वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन की जो स्टेट होती है वो क्या होती है? वो बदल जाएंगी। वो गैस की स्टेट से सीधे लिक्विड की स्टेट में या फिर सॉलिड की स्टेट में पहुंच जाएंगी, है कि नहीं। तो ये इसका कह सकते हो स्टेट का कन्फ्यूजन था, इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कर लिया। चलिए बात करते हैं सेकेंड, ये पहला था। अब इसकी बात करेंगे हम लोग कलर की, उसके बाद ये है कि नहीं, ये चारों पांचों प्रॉपर्टी को हम डिस्कशन करेंगे आज। तो पहला नेचर आपको समझ में आया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए अब देखते हैं कि कलर में क्या इफेक्ट आता है। करते हैं कि कलर किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअली क्या होता है। तो जो आप जनरली जो आपके पास एल्किल हाइलाइड होते हैं, जो आपके पास बेटा एल्किल हाइलाइड होते हैं, ये जनरली तो कलरलेस होते हैं। जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। बट यहाँ पे एक केस है आपके पास RI का, ये क्या होता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या होता है? पर्पल ब्राउन कलर का हो जाता है। ये आपके पास कहीं पर पर्पल ब्राउन लिखा होगा तो उसको कंफ्यूज मत होना, ये पर्पल ब्राउन कलर का होता है। जनरली क्या होता है, राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है समझ जाना। तो क्या होता है आपके पास पर्पल ब्राउन कलर का होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर इसके पीछे का मुझे रीजन पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ पर? स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? कि स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है आपके पास, जो बेटा स्टेबिलिटी होती है, ये कलर इस पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है, आपके पास जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना तगड़ा है कि नहीं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पर। किस पर? बॉन्ड लेंथ पर। किस पर? बॉन्ड लेंथ पर, है कि नहीं। और जो बॉन्ड लेंथ होता है, देख रहे हैं आप लोगों को, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल कब होगा? कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होगी। मतलब समझिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, वो बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका स्टेबल होने का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ी है। उसके अंदर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ी। उसके जो बॉन्ड है बहुत मजबूत है भाई। उसके जब बॉन्ड मजबूत बने होंगे तभी तो उसकी बॉन्ड लेंथ तगड़ी है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा? जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी भाई। अब तुम ही देखो, जैसे मान लो चौक हमारे पास है, ये नहीं वाला बात करते हैं, तो ठीक है ये चौक है। अब इस चौक को तोड़ना आसान है, इसको क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसको आप आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन जैसे चौक छोटी होती जाएगी, इससे मान लो चौक है, इसको और छोटा किया, इसको और छोटा किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसको आप आराम से दोबारा और उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, समझिए यहाँ पे, जरा समझिए यहाँ पे, स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होगी? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तब इस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। भाई बॉन्ड बड़ा हो गया, तो उसको आप आराम से तोड़ सकते हो। बॉन्ड छोटा हो गया तो उसको आप तोड़ने में प्रॉब्लम होगी, उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, है कि नहीं। और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा? जब उसके साथ में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, है कि नहीं। जैसे हम लोग आपसे बात करें RI की, RPR की, और फिर आपसे बात करें RCl की, और आपसे बात करें हम लोग RF की। तो इसमें देखो अगर हम सबका ऑप्शन नाम कर दें कि इसका मान लो, ये मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको आप D मान लो, ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। अब देखो हम लोग यहाँ पे R सब में तो सेम है, R क्या है? सब जगह सेम है। दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा हुआ है कि नहीं, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बेटा हाइड्रोजन्स होते हैं। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। और जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यानी कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास ये वाला हो जाएगा,
है कि नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि इन दोनों मालिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड बहुत कम, छोटा बॉन्ड होगा, है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम मतलब बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा, मतलब इसके बीच की जो बॉन्ड होगी, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा बॉन्ड बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं, हाँ बॉन्ड ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपके पास, आर एफ इज ग्रेटर देन, है कि नहीं, आर एफ इज ग्रेटर देन आर सी एल इज ग्रेटर देन, दिख रहा ना आप लोगों को यहाँ पे आर सी एल, फिर क्या हो जाएगा आपके पास आर बी आर, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास आर आई। ये इनकी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, बोलो आया नहीं कि नहीं, यहाँ पे यहाँ तक आ गया ना, क्लियर है। अब जरा देखिए इससे हम लोग कलर कैसे पता कर सकते हैं, इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि कलर दिखाता क्यों है। ये आपके पास ये वाला होता है आर आई जो होता है, ये ब्राउन पर्पल कलर का कलर क्यों दिखाता है लाइट की प्रेजेंस में। हाँ एक बात और यहाँ पे लिख लेना, लाइट में क्या होता है, इन लाइट, इन एच न्यू कर दो, इन लाइट में क्या होता है, ये ब्राउन पर्पल कलर का हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्यों है, इसके पीछे का रीजन ये है कि बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, आर एफ, उसके बाद आर सी एल, उसके बाद आर बी आर, फिर उसके बाद आर आई, है कि नहीं। अब होता क्या है भैया, यहाँ पे आर एफ सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद आपके पास आर सी एल है, फिर आपके पास आर बी आर है, उसके बाद आपके पास आर आई है। देखो यहाँ पे हो गया ना। अब होता क्या है, चूंकि आपके पास ये वाला, ये तो मोर स्टेबल है, और ये लीस्ट स्टेबल है, क्या आपके पास, ये आपके पास बताइए लीस्ट स्टेबल है। कम स्टेबल होने की वजह से थोड़े से भी प्रकाश जैसे इसको मिलता है, बस ये क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, ये टूट जाता है। और जैसे ये टूट जाता है, होता क्या है, ये ब्राउन पर्पल कलर का क्या करता है, रंग कलर दिखाता है कि नहीं। तो समझ में आएगा नहीं, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं आपके पास आर आई जो होता है ये बहुत लीस्ट स्टेबल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये आपका ब्राउन कलर का दिखाता है। जनरली जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे आपके पास ये वाला तो आसानी से टूट गया, ठीक है ना, आसानी से वाला टूट गया, बहुत कम जो बिल्कुल ना गिरा, उससे थोड़ी सी एनर्जी तो फटाक से अलग हो जाए, लेकिन ये बहुत मजबूत, बिल्कुल बॉडी बिल्डर बना हुआ है कि नहीं, मतलब कि हमको तोड़ नहीं सकता कोई, तो ये बहुत मजबूत है, आर एफ बहुत मजबूत है, सबसे ज्यादा स्टेबल, कि मतलब चाहे जो आ जाओ हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों, हमसे किसी से मतलब नहीं, कि मेरी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या, मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा का मतलब क्या, मेरी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसका मतलब हमारे साथ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है कि नहीं, हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ, कहां से हमको तोड़ सकते हो, तुम नहीं तोड़ सकते मैं, है कि नहीं। तो और फिर जनरली होता क्या है, चूंकि बीच में बचे आपके पास ये वाले, ये आपके पास क्या है, बीच में बचे कौन कौन से, आर सी एल आर बी आर, तो आपके पास जो आर सी एल आर बी आर बचा, यानी ये वाला, है कि नहीं, ये आपके पास जो होता है ये मॉडरेट स्टेट के होते हैं, मीडियम होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट मतलब बीच में पिसा ही जाता है कि नहीं। कोई रिएक्शन कराओ, अब सबसे आरसीएल ले लो, आरबीआर ले लो, आरसीएल ले लो, आरबीआर ले लो, क्यों इसको लेते नहीं है, रिएक्शन करता नहीं है, ये रिएक्शन करने के लायक है ही नहीं है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली आरसीएल या फिर आरबीआर लेते हैं। ये क्या होता है, मॉडरेट स्टेट में होते हैं, मतलब ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ना ज्यादा कम, बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं कि नहीं। क्या होते हैं आपके, नॉर्मल से होते हैं। मेरा माइक हमारे पैर में लटक गया, सॉरी घूम गया, ठीक। ये क्या होता है, बिटवीन स्टेट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम लोग जनरली रिएक्शन में आरसीएल या फिर आरबीआर को लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ले लिया, चलो ठीक। देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इनके ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या रीजन होता है, तो बात करते हैं बीपी की, तो किसका, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड की बीपी में क्या चेंजेस होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक है। पहला तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्किल हैलाइड का, वो दो चीज की वजह से, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहले क्या होता है कि ये एक होता है आपका डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हो, डाइपोल इंटरेक्शन होता है, एक फोर्स होता है उनके बीच में, एक डाइपोल इंटरेक्शन, उस पर एक होता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, और एक होता है लंदन फोर्स। क्या होता है, लंदन फोर्स।
ये दो फोर्स ऐसे होते हैं जो इसके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं इनके? जिम्मेदार होते हैं। तो इसकी दोनों की बात करेंगे। इसको हम ये नहीं बताएंगे कि लंदन फोर्स क्या होता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, बस हम बताएंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में बदलाव आता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है कि नहीं। उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें आपके पास, और जनरली जो होता है आपके पास जो RX होते हैं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो RX होते हैं बेटा, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, जनरली ज़्यादा होती है एल्केन से। किससे? एल्केन से। इनकी बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्या रीजन है, इसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो उसको भी बताएंगे। तो आप इसको देख लेते हैं। होता है क्या आपके पास, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी, एल्किल हाइलाइड की, एल्किल हाइलाइड की, वो ज़्यादा होती है एल्केन से। किससे ज़्यादा होती है? एल्केन से। अब जरा एल्केन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का होता है। क्योंकि दोनों जो होते हैं, ये दोनों याद रखना बेटा, ये वाले भी और ये मेरा चार्ट टूट गया। क्योंकि ये जो होते हैं ये भी आपके sp3 होते हैं और आपके ये भी sp3 होते हैं। बट यहाँ पर केस है, यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखा जाए कार्बन के और हाइड्रोजन की जो आपके कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लगभग अप्रॉक्स सेम होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है कि नहीं, कह सकते हैं आप, इक्वल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में इक्वल होती है। बट इस केस में होता क्या है, चूंकि हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, पार्सली माइनस चार्ज, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही है, एल्केन में पोलैरिटी नहीं जनरेट होती है, पोलैरिटी जनरेट होती है इस कार्बन के ऊपर। तो जब इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जा रही है, ये पोलर हो जा रहा है, तो एक अच्छा सा एग्जांपल से इसको और समझिए। यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे है एक अच्छा सा बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मेथेन भर दिया। क्या भर दिया? मेथेन भर दिया। चलो ठीक, लिक्विड, कल्पना करो कि मान लो इस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, और कह सकते हो कि इसके अंदर मेथेन भरा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसी केस को करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों बर्तन सेम है, तो ठीक है, सेम सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा भर दिया है मैंने, ये आपके पास क्लोरोमेथेन भर दिया है। चलो मान लो एक भर दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल होंगे क्लोरोमेथेन के, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे किसके, मेथेन के। तो मेथेन के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर होंगे, ये वाले भाई कॉमन सेंस, ऐसे मेथेन के मॉलिक्यूल यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो इनको दूसरी मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं भाई। हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है अच्छे से, मेरे अंदर कोई पोलैरिटी है नहीं, मैं दूसरे को अट्रैक्शन या नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। पर होता क्या है इस केस में बेटा, इस केस में आपके पास ये जैसे यहाँ पे X आया, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव माइनस चार्ज होने की वजह से होगा क्या, पोलैरिटी जनरेट होगी। तो ये पोलैरिटी क्या करेगा, इसके पास इसको लिख लेना, यहाँ पे बना दे, थोड़ा सा इरेज करें, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे दूसरा कार्बन आइटम ऐसे होगा, है कि नहीं, उससे भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ऐसे मान लो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे X है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर लेगा, कैसे कहेगी नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, एक इंट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। इसी इंट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, एक डाइपोल यहाँ बना, एक डाइपोल मतलब दो पोल बने हैं कि नहीं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है तो क्या होते हैं, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो होता क्या है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। जल्दी टूटते उठते तो है नहीं, जल्दी नहीं टूटेंगे। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, जल्दी नहीं टूटेंगे, तो होता क्या है, जनरली हाइड्रोएल्केन जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज कंपेरिजन एल्केन से। इसीलिए क्या होता है, जो आपके पास एल्केन, जो हाइड्रोएल्केन होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, एल्केन से ज्यादा होती है। बोलो यहाँ पर क्लियर बात, क्लियर समझ में आना, वेरी गुड। तो चलिए करते क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल कुछ दिया, इसको लिख लेना, इरेज करें, इसको इरेज करते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि करस्पॉन्डिंग एल्केन लेते हैं। करस्पॉन्डिंग होने का मतलब क्या है, इसको बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, कि करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि एथेन लिया, मैंने क्या लिया, एथेन, C2H5 6, ये एथेन हो गया,
ठीक। और मैंने इसके करस्पॉन्डिंग हाइलोएल्केन लिया। हाइलो करस्पॉन्डिंग मतलब कि इसके अंदर 2 कार्बन है तो उसके अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। जिसमें तुमसे कहा कि C2H5, यहाँ पे Cl ले लिया। अब तुमसे मानो मैंने तुमसे कहा कि बताओ दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो बहुत सिंपल होता है, आसानी से बता सकते हो कि सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों इसका ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, और जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करेंगे मतलब खींचेंगे, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझ में आया। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि RH जो होता है वो RH से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। ठीक, ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो एक आपके पास ये वाली बात समझ में आई, बहुत सिंपल बात थी, है कि नहीं, कि आपके पास जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम केवल इसी की बात करेंगे, RX की बात करेंगे। तो RX में कई सारे केस आ जाएंगे आपके पास, RF भी हो जाए, चलो मान लो RF आया, वैसे हम लोग इसको लेते नहीं जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है, इसको छोड़ लेंगे नहीं हम लोग। RCl ले लिया, R आपके पास क्या कर लिया आपने, RBr कर लिया, और आपने क्या कर लिया, R के साथ में I कर लिया। अब इस केस में अगर देखा जाए हम लोग कि इस केस में सबसे ज़्यादा क्या होगा, कह सकते हो क्या, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप देखिए क्या, मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो मॉलिक्यूलर मास भाई कॉमन सेंस इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी आपका BP का ऑर्डर है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये क्या एल्केन के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो इसके रीजन ये हो जाएगा, ठीक है ना। कर लो इसको फटाक से, कर लिया ना। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में कई सारे कंडीशंस और भी हैं। अब मान लो हमारे पास, अब बात करते हैं लंदन फोर्स कहाँ पर काम। लंदन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के केस में हाइलोएल्केन के अंदर होता है। कैसे? मान लो मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता करना है हाइलोएल्केन के अंदर, याद रखना, कंडीशन याद रखना, बस तुम लंदन फोर्स कहीं पे एग्जाम में उसको वहाँ पे लिख कर चला कि दीपक सर ने बताया था कि लंदन फोर्स क्या होता है, ऐसा नहीं करना है हमको। क्या करना है, इसको अप्लाई करना है बेटा, किस केस में, इसको अप्लाई करना है मुझे हाइलोएल्केन के केस में बॉइलिंग पॉइंट को पता करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो, ये कब लगेगा, हम लोग इसको कहाँ लगाएंगे, आइसोमेरिक फॉर्म में लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, आइसोमेरिक फॉर्म में लगाएंगे। कि अगर आपके पास कोई आइसोमेरिक फॉर्म है कि नहीं, आइसोमेरिक फॉर्म आपके पास कोई है, तो वहां पर हम लोग लंदन फोर्स के कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, किस आइसोमेरिक हाइलोएल्केन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। याद रखना, किस आइसोमेरिक हाइलोएल्केन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, वो किसकी कम होगी। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई हाइलोएल्केन है, वो बहुत ज्यादा ब्रांचेड है। ब्रांच मतलब क्या होगा, उसके मान लो, इससे मान लो आपसे कहा मैंने कि एक ये ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरोएल्केन लिया, ठीक, और एक आप यहाँ पे ये ले लीजिए, 1 2 3 इसको ले लीजिए, एक ये क्लोरोएल्केन हो गया, और एक आप क्या करिए, इसको ले लीजिए, ठीक। तीन एग्जाम्पल हो गए। देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके अंदर सारे बराबर कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, CnH2n+1x, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आप केवल कार्बन को काउंट करो, हाइड्रोजन को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कार्बन आप काउंट करिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी n बराबर 4 रखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले, तो कितना हो जाएगा, C4H8, एक कितना 9x, Cl लगा दिया x के स्थान पर, तो Cl कर दो। नहीं, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C4, तो मेरा ब्लैक बोर्ड घूम रहा है, क्या बताएं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कितना, C4H9Cl, इसका भी कितना है, C4H9Cl, इसका भी कितना है, C4H9Cl। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सबका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। इसका भी C4H9Cl, इसका भी C4H9Cl, इसका भी C4H9Cl, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना।
करते क्या बेटा यहाँ पे, अगर हम लोग ये लंदन 4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है, अगर आपके पास मतलब इसका एप्लीकेशन है, ये लंदन 4 हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये उसका एप्लीकेशन है। ये समझिए कि अगर आपके पास आइसोमेरिक हाइलोएल्केन है, याद रखना, अगर आपके पास आइसोमेरिक हाइलोएल्केन है तो होगा क्या कि अगर उसके अंदर ब्रांच ज्यादा हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कितनी ब्रांच हो गई, 1 2 3 ब्रांच निकल गई, यहाँ पे केवल 2 निकल गई है ना, यहाँ से एक इधर निकल गया, इधर निकल गया, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो ये कहता है कि अगर ब्रांच ज्यादा हो जाएगा, ब्रांच ज्यादा हो जाएगा, याद रखना ये कहता क्या है कि अगर आइसोमेरिक में, किस केस में, आइसोमेरिक फॉर्म में, आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर, आइसोमेरिक फॉर्म में क्या होगा, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके पास, ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ब्रांचिंग ज्यादा, अब देखो ये कितनी बड़ी, ये खूब बड़ी लंबी चेन है, ये चेन थोड़ी कम हो गई ना। कौन सा आइसोमर है इसके अंदर, चेन आइसोमेरिज्म है। क्यों, क्योंकि चेन में चेंज हुआ है। कौन सा आइसोमर है, ये चेन आइसोमेरिज्म, याद रखना। ये कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पे आइसोमर हुआ है, ये एक प्रकार का आपका चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेन में डिफरेंस हुआ है, यहाँ थोड़ी चेन लंबी, यहाँ पे चेन छोटी हो गई, यहाँ पे चेन और छोटी हो गई। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज हुआ नहीं है, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चेन छोटी बड़ी हुई है ना, बड़ी होती नहीं छोटी हुई है कि नहीं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म है। तो कहता है ये रूल क्या कहता है, कहता है कि भाई ब्रांच, अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो देखो इसका इतना बड़ा एरिया हो गया, इसका इतना बड़ा एरिया है कि नहीं, इसका इतना बड़ा एरिया है। कॉमन सेंस है ना, देख सकते, देख ये इतने में थोड़ा और बड़े में। तो कहता है कि जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुई। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गई। तो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, इस वाले का होगा। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। उसके बाद किसका होगा, इसके बाद इसका होगा सबसे लास्ट में इसका। अगर हम लोग इसको माने ये, इसको माने बी, इसको माने सी, तो हम लोग कह सकते हैं ये इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कर लिया ना, चलिए देखते हैं इसके आगे एक एग्जाम्पल और करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, इरेज करें, चलो। आप करिए क्या, अगर आपके पास है CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक ना, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसके आइसोमेरिक फॉर्म में। दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे, दिख रहा है। अगर इसको क्या करना है, आपको इसके आइसोमेरिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। इसको आप क्या करिए, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट कर दीजिए AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे इसको हीट करोगे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमेरिक फॉर्म में। इसकी मैकेनिज्म आप लोग ट्राई करना है, हम बता चुके हैं इसके मैकेनिज्म को। कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, ये CH3, ये रीअरेंज हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना, एक हो जाएगी, यहाँ पे एक हो जाएगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या, आइसोमेरिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है ये, आइसोमेरिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आइसोमेरिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है। कुछ नहीं होगा, यहाँ से Cl, ये वाला Cl उधर चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास क्या, यहाँ पे आपके पास CH3 था, यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे आपके पास CH3। किस केस में होता है ये आइसोमेरिक फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आइसोमर हो जाएगा। ये आइसोमर ही तो है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ठीक, क्या चेंज हुआ बोलो, चेंज किस में हुआ है बताइए बेटा। फंक्शनल ग्रुप आपका एक पोजीशन से निकल कर दूसरे पोजीशन में चला गया है कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप, भाई फंक्शनल ग्रुप कैसे, पोजीशन यहाँ से कार्बन क्लोरीन यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर कौन सा आइसोमर है, आइसोमर में कौन कौन सा आइसोमर है इसके अंदर, इसके अंदर आपका पोजीशन आइसोमर है। क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। और क्या, चैन में देखो कि बदलाव हुआ है, चैन छोटी बड़ी हुई है, 1 2 3 कार्बन की चैन है, 3 4 कार्बन की चैन है। तो इसके अंदर चैन आइसोमेरिज्म भी है। कौन सी आइसोमेरिज्म है, चैन आइसोमेरिज्म भी इसके अंदर है। ठीक, तो इस मतलब एग्जाम्पल के अंदर दोनों आइसोमेरिज्म हो गया। हम लोग एक दूसरे के आइसोमेरिज्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी बता दिया है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसको भी कर लीजिए आप। ठीक, कर लिया, इरेज करें। तो चलिए देखते हैं कि डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी पे क्या डिफरेंस होता है। डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी को देखते हैं यहाँ पे। क्या,
डेंसिटी, और साथ में इसके बाद हम लोग क्या सॉल्युबिलिटी को देख लेंगे हम लोग। स्पेलिंग में देख लेना के बाद स्पेलिंग गलत हो सकती है हमसे थोड़ी थोड़ी, है कि नहीं, डेंसिटी की, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी को देखेंगे, है नहीं। तो एक बात हो गया, चलिए करते हैं क्या है, एक बात और यहाँ पे हम लोग उस जो भी पीछे बताया मैंने उस पूरे का कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो पूरे का कंक्लूजन ये हो जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, ब्रांचिंग पे। कहाँ पे बेटा, ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, ठीक। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट अगर वो आइसोमेरिक, यहाँ पे लेकिन याद रखना है किस केस की बात कर रहा है, ये कह रहा है आइसोमेरिक, क्या, आइसोमेरिक एल्किल हाइलाइड की बात कर रहा है कि अगर आपके पास आइसोमेरिक एल्किल हाइलाइड है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसकी ब्रांचिंग कम है, उसकी ब्रांचिंग कम, सरफेस एरिया ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, बड़ा अच्छा चीज़ है, दिख रहा है आप लोगों को, लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, आगे बात करते हैं हम लोग, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, कैसे इसको कैसे इफेक्ट करती है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सा। तो डेंसिटी होती क्या है आपके पास, डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इक्वल कितनी होती है, एम बाई बी होती है, यानी कि मास है कि नहीं। तो डेंसिटी साफ कॉमन सेंस है, डेंसिटी डिपेंड करेगी कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। इसी रीजन की वजह से होता क्या है, जितने भी हाइलो एल्केन्स होते हैं आरएफ को छोड़ के, याद रखना छोटे मेंबर्स को छोड़ के, आरएफ को जो छोड़ के, इसको छोटे मेंबर जो होते हैं मेथेन वाले, इसको छोड़ के जनरली जो आपके पास हाइलो एल्केन होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। किसके साथ, किसके कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ब्रोमो वाले, है कि नहीं, ब्रोमो वाले, और फिर क्या आपके पास क्या आइडो वाले, है कि नहीं, ये वाले जो होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही रीजन होता है कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं। कर लिया ना इसको, चलिए ठीक है, ठीक, आगे रेस करें इसको बेटा, रेस करें। चलो उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, कर लो, चलो इसके बात करते हैं, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी, अब देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग पता फाइंड आउट कर सकते हैं दो तरीके से। कोई किसी भी आपके पास कोई कह सकते हो केमिकल कंपाउंड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है कि नहीं, वो पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो पोलर होता है वो पोलर के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाता है, और पोलर नॉन पोलर के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाता है कि नहीं, अपने ही डुबा देते हैं। पोलर को डुबा देता है, नॉन पोलर को डुबा देता है कि नहीं, ऐसे ही होता है। इसलिए देखो, आपने देखा होगा कि मतलब आप थोड़ा सा क्या करिए, अगर आपके पास कोई दोस्त है, ठीक है ना, और वो दोस्त मतलब कह सकते हो ऐसा कोई दोस्त है कि मतलब जैसे बिल्कुल तुम्हारी कैटेगरी का है। अब वो दोस्त अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम्हारा जो दोस्त है भाई तुम्हारे साथ अगर रहेगा, वो तुम्हारी अगर पावर ज़्यादा है, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, तो वो बन जाएगा। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो बहुत दुष्ट है, तुम पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छे हो, तो क्या करेगा, तुमको धीरे धीरे अपनी तरफ बनाता रहेगा, पोलराइज करता रहेगा और तुमको भी खराब कर देगा, है कि नहीं। तो होता क्या है, सेम जो होते हैं सेम बिहेवियर में घुलते जाते हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग आरएक्स की। तो होता क्या है, अगर हम लोग मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, पोलर के अंदर बॉन्ड सॉल्युबल होगा, ये भी केस नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होगा, है कि नहीं, सॉल्युबल होगा, है कि नहीं, सॉल्युबल होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास एक यहाँ पे है कंटेनर, उसके अंदर भरा हुआ है पानी, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर मान लो H2O भरा हुआ है, ठीक, समझ में आई बात है कि नहीं, H2O भरा हुआ। अब इसके आपने दूसरा लिया, ठीक है ना, मान लो आपने यहाँ पे लिया, आपने लिया यहाँ पे CH3Cl क्लोरोमेथेन। अब आप कहोगे सर जी ये भी H2O, ये भी पोलराइज है, ये भी पोलराइज है, पर भाई कॉमन सेंस है भाई, सॉल्युबल कहाँ पे होगा, जनरली जो होता है आपके पास जो एल्किल हाइलाइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर मिलते नहीं हैं। ये बता दें आपको पहले, ये आपके पास जो होते हैं एल्किल हाइलाइड RX जो होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब कहोगे सर जी क्यों सॉल्युबल नहीं होंगे,
ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर के अंदर घुल जाता है, नॉन पोलर तो है नहीं, पोलर के अंदर घुल जाता है। ये भी ये भी पोलर तो घुलना चाहिए पर नहीं घुलता है। ये क्या होता है, वाटर के अंदर नहीं घुलता है, बाकी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, है कि नहीं, उसके अंदर ये घुल जाता है एल्किल हैलाइड, पर वाटर के अंदर नहीं घुलता है। इसको हम कैसे समझते हैं, जरा समझिए। यहाँ पे मान लो आपके पास यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आपके पास क्लोरोमेथेन है। आप करिए क्या, इस क्लोरोमेथेन को जैसे इसके अंदर आप डालोगे, यहाँ पे जैसे डालोगे इसके अंदर घुलेगा नहीं। आप कहोगे सर जी क्यों नहीं घुलेगा? सर जी अगर हम लोग यहाँ पे C2H5OH लेते हैं एथिल अल्कोहल, बहुत अच्छे से इसको जैसे बढ़िया आराम से मिलाओ, अच्छे से पियो, है कि नहीं, ये तो घुल जाता है सर जी वाटर। ये भी ऑर्गेनिक है, तो इसमें थोड़ा सा तो अंतर है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। यहाँ पे भी मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे इसको ना लेकर हम लोग यहाँ पे यही केस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, C2H5Cl कर लिया। अब तो यहाँ पे C2H5OH हो गया, यहाँ पे C2H5Cl हो गया। ये वाटर के अंदर घुल जा रहा है, ये वाटर के अंदर नहीं घुल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है सर जी? इसके पीछे का रीजन क्या है कि वाटर अपने अंदर केवल उसी को ही डिजोल्व कराता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कह सकते हो कैपेबल हो। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले अच्छे से, उसको वाटर क्या करता है, अपने अंदर घुला लेता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, O होता है। O क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ में जब भी कभी फोन जोड़ता है, क्या जोड़ता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली नहीं बनाता ही नहीं है, Cl ही बनाता है। कुछ केस में आपने एक क्लोरर पढ़ोगे आप लोग, वहाँ पे बनाता है। किस केस में, मतलब हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पता चलेगा कि ये मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पर उसका केस अलग होता है कि नहीं। पर क्या होता है जनरली कि क्या होता है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। और भी बाकी जो ऑर्गेनिक कह सकते हो सॉल्वेंट होते हैं, उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी में आज काफी सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। सॉल्युबिलिटी हो गई, क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, उसको पीछे बता दे, वो भी स्टेबिलिटी का ही पार्ट है। स्टेबिलिटी को हम लोग ने देख लिया कि स्टेबिलिटी क्या होती है कि नहीं। स्टेबिलिटी हो गई, बॉन्ड लेंथ वाला हो गया। उसके बाद क्या था, हम लोगों ने पढ़ा नेचर कैसा होता है, कलर कैसा होता है कि नहीं, और आइसोमेरिक फॉर्म को बता दिया। आइसोमेरिक फॉर्म में क्या क्या कन्वर्जन होते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आप हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हाइड्रोएल्केन की, उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोएल्केन को खत्म करने के बाद हम लोग हाइड्रोलिन को स्टार्ट करेंगे, और उसके मैक्सिमम सारे पॉइंट्स की जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, उनके हर एक कह सकते हो हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको बताएंगे, और बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पूरी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, और आपको नीट और IIT लेवल की पढ़ाएं, ठीक है ना। तो इसको आप कह सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी नोट्स बनाइए, और हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन।